डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर यही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। बट कई सारी कॉस्ट ऐसी है जो ऑलरेडी हम लोग अपने बेसिक कंसेप्ट में अब तक पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मैं बता देता हूं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट कॉस्ट, एंड सेकेंड कॉस्ट हमने डिस्कस की थी, इट वाज इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या मतलब है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का? ऐसी कॉस्ट जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही पर यूनिट बेसिस पर हमने इनकर की हो तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। और ऐसी कॉस्ट जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं हो बट प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो फैसिलिटीज है उनके लिए कोई कॉस्ट अगर आपने इनकर की है उसके लिए पर यूनिट हो नहीं हो, कंपलसरी नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। बट थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ साथ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर चेंज होती हो, वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज होने के कारण कांस्टेंट या स्टेबल रहती है, अनचेंज रहती हो। और सेमी वेरिएबल ऐसी कॉस्ट जिसमें कुछ पार्ट वेरिएबल हो कुछ पार्ट फिक्स्ड हो, इसे हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए बेटा इसी में हम लोग बातचीत करते हैं स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट का मतलब क्या है बेटा? स्टेप कॉस्ट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही है। स्टेप कॉस्ट इज आल्सो अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। डिफाइन कैसे करें बेटा? अगर हमारा प्रोडक्शन जो है ना एक सर्टेन यूनिट्स के ब्लॉक के अंदर चेंज होता हो और ये कॉस्ट अपने आप को वेरिएबल नेचर का रिप्रेजेंट करती हो बट उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए कॉस्ट फिक्स नेचर की हो तो इसे हम बोलते हैं स्टेप कॉस्ट। और ऐसे तो नहीं समझ रहा है, कुछ एग्जांपल वगैरह कंसीडर करो तो कुछ समझ में आएगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा। सपोज करिए हमारी एक स्कूल है या हमारा एक कॉलेज है। हम अपने स्कूल या कॉलेज में एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं और एक क्लासरूम में मैक्सिमम 40 स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अब ये स्टूडेंट जब एग्जाम देंगे तो हमें चाहिए एक इन्विजिलेटर, एक टीचर जो इन्हें कंट्रोल करे, राइट? चलिए इस इन्विजिलेटर की जो रेम्यूनरेशन में पे करनी है, सपोज इट इज 500 रुपीज पर पर्सन। एक इन्विजिलेटर बुलाएंगे तो उसको 500 रुपए अपने को पे करने हैं। बेटा हम लोग यहां पे कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स एंड इन्विजिलेटर फी। अगर एक भी स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं आता है तो हमें इन्विजिलेटर की जरूरत नहीं है, एक भी रुपया फी नहीं लगेगा। बट सपोज करो हमारे पास 40 स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए आते हैं तो एक रूम में सभी अरेंज हो जाएंगे, एक इन्विजिलेटर चाहिए और उसे हमें कितना देना है? 500 रुपीज पे करना है। अच्छा अगर 80 स्टूडेंट हो जाए, दो रूम में अरेंज हो जाएंगे, 1000 रुपये भी हम पे। अगर 120 स्टूडेंट्स हो जाए तो कितना पेमेंट करना है? इधर 1500। बट 160 स्टूडेंट हो जाए कितना पे करेंगे? 2000। मैं एक बात बताऊं, 180 स्टूडेंट हो जाए, 20 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए, क्या करेंगे? 20 स्टूडेंट को बाकी स्टूडेंट के साथ एडजस्ट? नो, इन 20 स्टूडेंट के लिए हमें नया रूम चाहिए और ऑब्वियसली 20 स्टूडेंट हैं तो हमें एक इन्विजिलेटर और एक्स्ट्रा चाहिए और उस इन्विजिलेटर को हाफ अमाउंट नहीं पे करना है, उसको तो हमें 500 ही पे करना होगा, यानी कि अमाउंट कितना होगा यहाँ? 2500। बेटा अगर 190 स्टूडेंट होते हैं तभी 2500, 195 स्टूडेंट होते हैं तभी 2500 और 200 स्टूडेंट होंगे तब तक ये कॉस्ट कितनी होगी? 2500। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो 160 से लेकर 200 तक टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। इनके लिए हमारी टोटल कॉस्ट ये कितनी लग रही है? 500। तो 40 स्टूडेंट्स के ब्लॉक के लिए ये कॉस्ट हो गई फिक्स, वी हैव टू पे 500 रुपए देने अपने को। बट अगर ये स्टूडेंट
40 के मल्टीपल में चेंज होते हैं, 40, 80, 120, 160 एंड 200, तो ये कॉस्ट 500, 1000, 1500, 2000 एंड 2500 यानी कि वेरिएबल नेचर शो करती है। तो अगर स्टूडेंट 40 के मल्टीपल्स में चेंज हो रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी वेरिएबल नेचर शो कर रही है, बट उन 40 स्टूडेंट्स के लिए तो ये कॉस्ट फिक्स नेचर की होगी। 40 के बाद अगर 41 स्टूडेंट भी हुए, एक स्टूडेंट भी आया तो हमें 500 रुपए या एक्स्ट्रा लगेगा, 2 स्टूडेंट आए तब भी ये 500 रुपए ही लगने हैं, 3 स्टूडेंट आए, 40 स्टूडेंट तक अपने को ये 500 रुपए की ही कॉस्ट लगने वाली है, ये हमारी फिक्स कॉस्ट होगी। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि इस कॉस्ट को मुझे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना हो तो ये ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट किया जाएगा? ये ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बट यहां हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और यहां हम लोग इन्विजिलेटर की फी को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स 40 के मल्टीपल में 40, 80, 120, 160 और 200, 40, 80, 120, 160, 200 और इन्विजिलेटर की फीस 500 के मल्टीपल्स में 500, 1000, 1500, 2000 एंड 2500। राइट, बट एक बात बताओ, जब एक भी स्टूडेंट नहीं है तो स्टूडेंट भी जीरो, फीस भी जीरो। जैसे ही एक स्टूडेंट डी एग्जाम देना है हमें कितना अमाउंट पे करना है? 500। ये 500 कहां तक पे करना है? जब तक हमारे यहाँ 40 स्टूडेंट ना हो जाए तब तक। 40 स्टूडेंट तक हमारी इन्विजिलेटर फीस होगी 500। जैसे 41वां स्टूडेंट आएगा ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000। ये कहां तक होगा? 80 स्टूडेंट्स तक। 80 स्टूडेंट्स के बाद कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1500। कहां तक? 120 तक। उसके बाद 2000 और उसके बाद 2500। बट इस कॉस्ट को अगर मैंने एक ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट किया तो मुझे एक स्टेप जैसी आकृति नजर आ रही, इसीलिए इस कॉस्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टेप कॉस्ट का नाम देते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, इट इज कन्वर्जन कॉस्ट। क्या मतलब है कन्वर्जन कॉस्ट का? बेटा फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगे इसे कहा जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। बेटा मान लिया ये अपनी एक फैक्ट्री, ये अपनी एक इंडस्ट्री, यहां पर हम लोग क्या रखने वाले हैं? रॉ मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं? स्टोर रूम। और यहां क्या बनाने वाले हैं? प्रोडक्ट। और ये प्रीमाइसेस क्या कहलाएगा? फैक्ट्री। ये अपना ऑफिस और ये अपना गोडाउन। मुझे एक बात बताइए, रॉ मटेरियल को हम लोग स्टोर रूम से कहां भेजेंगे? फैक्ट्री में। यहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं और यहां पर ही मशीनें भी लगी हुई हैं और यहां से फिनिश होकर ये कहां जाएगा? गोडाउन में। हमने कहा कन्वर्जन कॉस्ट यानी कन्वर्ट करने की कॉस्ट। किसको कन्वर्ट करना है? इस मटेरियल को। किस में कन्वर्ट करना है? फिनिश गुड्स में। तो इस फैक्ट्री के अंदर इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी इसी को कहा जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। अब सोचो कि हमारी फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी कॉस्ट लगती है? रॉ मटेरियल नहीं लगता, उसको तो कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी तो ऑब्वियस है, एक तो हमें ये वर्कर्स चाहिए। ये वर्कर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इनको जो वेजेस देंगे, कौन सा वेजेस? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ऑब्वियसली डायरेक्ट लेंगे। राइट बेटा, इस फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन सब कुछ खर्चे है। फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये किस लिए लग रहे हैं? प्रोडक्ट बनाने के लिए तो लग रहे हैं। तो यहां पर फैक्ट्री के अंदर एक तो वर्कर्स को जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं दैट इज डायरेक्ट लेबर, और एक इस फैक्ट्री के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड, ये खर्चे लगते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होगा बेटा? डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। राइट बेटा, हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू फैक्ट्री कॉस्ट। अगर मुझे डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड
कन्वर्जन कॉस्ट, तो क्यों नहीं काम करूं, फैक्ट्री कॉस्ट में से क्या लेस कर दूं, मैं डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लेस कर देता हूं। तो कन्वर्जन कॉस्ट के लिए मैं ये भी लिख सकता हूं, फैक्ट्री कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल। कन्वर्जन कॉस्ट के दो फॉर्मूला हो सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड या फिर फैक्ट्री कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल। ये है कन्वर्जन कॉस्ट। इज इट क्लियर, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड इट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। बेटा डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब है डिफरेंस इन कॉस्ट ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से कॉस्ट में अगर कोई चेंज हो रहा है, कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो उस चेंज को बोला जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। चाहे कॉस्ट इंक्रीज हो चाहे कॉस्ट डिक्रीज हो, व्हाटएवर इज द चेंज, दैट चेंज इज टू बी कंसीडर्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट। अब एग्जांपल सर कॉस्ट में चेंज क्यों होगा, ना लिसन बेटा, माना कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री में पहले 2000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे एंड नाउ वी वांट टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग 5000। तो बताइए बेटा 2000 यूनिट बना रहे थे और अब 5000 यूनिट बनानी है, क्या जितनी कॉस्ट पहले लग रही थी उतनी अब लगेगी? बोले नहीं सर, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, और कॉस्ट जितनी बढ़ेगी उस इंक्रीज इन कॉस्ट को कहा जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। कॉस्ट में जितना डिफरेंस आएगा दैट इज योर डिफरेंशियल कॉस्ट। बेटा सपोज करिए हम लोग पहले 3 प्रोडक्ट बनाते थे ए बी एंड सी, और अब हम चाहते हैं 4 प्रोडक्ट बने ए बी सी और डी, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या कॉस्ट सेम लगेगी? बोले नहीं सर, एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो कॉस्ट भी चेंज होगी। कॉस्ट में जितना चेंज आएगा दैट इज योर डिफरेंशियल कॉस्ट। बेटा पहले हम लोग अपनी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट हैंडमेड प्रोड्यूस करते थे और अब हम सोचते हैं कि इसे हम लोग मशीन से प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन की कॉस्ट सेम आएगी? बोले नहीं सर, प्रोडक्शन का पैटर्न चेंज हुआ, मेथड चेंज हुआ, तो कॉस्ट भी चेंज होगी। कॉस्ट में जितना चेंज आएगा दैट चेंज विल बी नोन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। तो डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। बेटा किसी प्रोडक्ट की यूनिट अगर आप चेंज कर रहे हो उसके कारण कॉस्ट में अगर कोई चेंज आया, किसी प्रोडक्ट की नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को अगर आपने चेंज कर दिया उसके कारण कॉस्ट में चेंज आया, या किसी प्रोडक्ट को बनाने का तरीका आपने मेथड चेंज कर दिया और कॉस्ट में चेंज आया, तो उसी चेंज को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। मगर यहां पर ध्यान रखिए बेटा, दो सिचुएशन हो सकती है। 2000 यूनिट की जगह अगर आपने 5000 यूनिट बनाई, कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियस सर बढ़ेगी। तो कॉस्ट अगर बढ़ती है ना बेटा तो इसे कहा जाता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। पहले 3 प्रोडक्ट बना रहे थे और 4 प्रोडक्ट बनाएंगे, कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? बोले सर बढ़ेगी। तो कॉस्ट जितनी बढ़ेगी उसे कहा जाएगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट। बट रिवर्स केस डिस्कस करते हैं। बेटा पहले 5000 यूनिट बना रहे थे और अब हम 2000 ही बनाना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन कम करेंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले 4 प्रोडक्ट बनाते थे अब 3 ही बनाना चाह रहे हैं, एक प्रोडक्ट लाइन को ही बंद कर दिया तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉस्ट अगर कम होती है तो इसे कहा जाता है डिक्रीमेंटल कॉस्ट, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब है डिफरेंस इन कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब है इंक्रीज इन कॉस्ट, डिक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब है डिक्रीज इन कॉस्ट। ये बताइए कि क्या डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोथ आर सेम, बट देयर इज अ डिफरेंस? ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस, सेम नहीं है। बट डिफरेंशियल कॉस्ट में कॉस्ट इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, मगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट में तो केवल कॉस्ट इंक्रीज ही होगी, राइट? तो डिफरेंशियल कॉस्ट के 2 पार्ट हैं, इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल, और इन दोनों को नेट ऑफ करने के बाद जो कॉस्ट में नेट चेंज आएगा दैट इज योर डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट इज रिलेवेंट कॉस्ट।
रिलेवेंट। जब हम लोग कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो टोटल कॉस्ट में से वो एलिमेंट्स जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करते हो उसे कहा जाता है रिलेवेंट कॉस्ट, राइट। पार्ट ऑफ द कॉस्ट विच अफेक्ट आवर डिसीजन इज नोन एज रिलेवेंट कॉस्ट। अच्छा, जो पार्ट हमारी कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा ना उसको रिलेवेंट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इररिलेवेंट कॉस्ट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं रिलेवेंट और इररिलेवेंट कॉस्ट को समझने के लिए। हम अपनी इंडस्ट्री में एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम अपनी इंडस्ट्री में वर्कर से हैंडमेड प्रोड्यूस करवाएं या इसे मशीन से प्रोड्यूस करें। अभी तक हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है, अब बनाने के बारे में सोच रहे हैं, मगर उसमें भी पहले डिसीजन लेना है कि इस प्रोडक्ट को हैंडमेड बनवाया जाए या मशीन से बनवाया जाए। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है डायरेक्ट मटेरियल। बेटा हैंडमेड प्रोड्यूस कराते हैं तो 1 यूनिट बनाने में 10 रुपए का मटेरियल लगता है, मशीन से प्रोड्यूस कराने पर भी 1 यूनिट के लिए 10 रुपए का मटेरियल लगता है। बताइए प्रोडक्ट किससे बनवाएं? मशीन से। फिर मशीन से क्यों? बोले इधर टाइम कम लगेगा। बोले हमने आपको कब बोला कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है? बहुत टाइम हमारे पास था। क्वालिटी, दोनों में सेम क्वालिटी बनेगी, क्वालिटी का कोई चेंज नहीं है। फिर बोले मेरी इच्छा हो जिससे बना ले, मेरी इच्छा से काम नहीं चलेगा। बेटा हम लोग यहां पर डिसीजन लेंगे इस डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट के बेसिस पर। डायरेक्ट मटेरियल हैंडमेड प्रोड्यूस करने पर भी 10 रुपए लग रहा है, मशीन से प्रोड्यूस करने पर भी 10 रुपए लग रहा है। हमारी कॉस्ट दोनों जगह सेम आ रही है। बाकी के फैक्टर जब तक क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं दिमाग नहीं लगाना है। आपको दिमाग केवल इसी के ऊपर लगाना है कि डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है। पर अगर केवल डायरेक्ट मटेरियल को बेस लेते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रोडक्ट वर्कर्स बनाए चाहे मशीन से बनाए। यानी कि ये कॉस्ट हमारे लिए इस समय क्या हो गई? इररिलेवेंट कॉस्ट हो गई। ये हमारे डिसीजन को अफेक्ट नहीं करते। बेसिस बेटा अगर हैंडमेड बनाते हैं तो पर यूनिट मैन्युफैक्चर करने में 8 रुपीस की कॉस्ट आती है, मशीन से बनाते हैं तो 3 रुपीस की कॉस्ट आती है। बताइए ना क्या करें? प्रोडक्ट हैंडमेड बनाए या मशीन से बनाए? हमें डिसीजन लेना है केवल वेजेस के बेसिस पर। तो ऑब्वियस है सर जब मशीन से बनाएंगे तो लेबर की कॉस्ट कम आ रही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी और यही अपना अल्टीमेट एम होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना। यानी कि ये हमारे डिसीजन को अफेक्ट करेगा। ये हमारी एक रिलेवेंट कॉस्ट है। पावर, बेटा हैंडमेड में कोई पावर का कंजम्पशन नहीं है, मशीन से बनाएंगे तो पर यूनिट 2 रुपीस की पावर की कॉस्ट आएगी। इसके कारण हमारा डिसीजन अफेक्ट होगा। यानी कि ये हमारी क्या हो गई? एक रिलेवेंट कॉस्ट हो गई। फैक्ट्री का रेंट 2 लाख रुपीस पर एनम, 2 लाख रुपीस पर एनम। बेटा चाहे हाथ से बनाओ चाहे मशीन से बनाओ हमें कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। यानी कि ये कॉस्ट हमारी क्या हो गई? इररिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अभी नहीं लग रहा है, आगे लगेगा। इंश्योरेंस अभी नहीं लग रहा है, आगे लगेगा। इंटरेस्ट अभी नहीं लग रहा है, आगे लगेगा। यानी कि ये ऐसी कॉस्ट है जिनसे हमारा डिसीजन अफेक्ट होता है। तो ये हमारे क्या हो जाएगी? रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, राइट। तो रिलेवेंट कॉस्ट आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा रिलेवेंट क्या होता है और इररिलेवेंट क्या होता है। मगर एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई कॉस्ट हमारे लिए रिलेवेंट है, हो सकता है सिचुएशन चेंज होने के कारण वो कॉस्ट हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाए। जैसे बेटा मैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, सुबह से शाम तक हमारे पास क्लासेस चलती रहती हैं, बट फिर भी मेरे पास शाम के स्लॉट में कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऐसा है जब क्लासरूम खाली पड़े रहते हैं। एंड नाउ वी आर प्लानिंग कि हमें 11th और 12th की क्लासेस वहां स्टार्ट करनी चाहिए। मुझे आप ये बताइए कि 11th और 12th की क्लास चलाएं नहीं चलाएं, उसके लिए मुझे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कंसीडर करना है। तो इस प्रीमाइसिस का रेंट क्या मुझे काउंट करना चाहिए डिसीजन लेने के लिए? नहीं। बोले सर वो क्लास में नहीं भी चलाऊंगा तो भी रेंट तो मेरा लग ही रहा है, तो मेरे लिए रेंट क्या हुआ? इररिलेवेंट कॉस्ट। बट सपोज करिए आप अपना खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं, मेन मार्केट में प्रीमाइसेस आप हायर कीजिए और उसके बाद अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कीजिए। उसके बारे में आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उस समय भी रेंट आपके लिए इररिलेवेंट होगा? बोले नहीं सर,
रेंट में पे करना होगा तो रेंट आपके लिए रिलेवेंट कॉस्ट होगा। तो मैं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, आप भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो, मेरे लिए रेंट क्या हो गया इररिलेवेंट, बट आपके लिए क्या होगा वो रिलेवेंट। ये कंडीशन जैसे जैसे चेंज होती है उसके अकॉर्डिंगली रिलेवेंट और इररिलेवेंट भी चेंज होते हैं। इस बात का उसको स्पेशली ध्यान रखना है। सीए फाइनल के अंदर टोटल ही एक पर्टिकुलर पूरा यूनिट है, रिलेवेंट कॉस्टिंग अपना एक पूरा चैप्टर है, बहुत डिटेल में वहां पर पढ़ना होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? 11th क्लास में मैक्सिमम बच्चा पढ़ जाता था नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, बट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये कोई नहीं बताता है। कई बताते थे कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस ऐसा कुछ, तो उसमें भी नहीं समझ में आता है कि क्या चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए बहुत अच्छे से क्लियर करिए। बेटा सपोज करिए हमारे पास दो अल्टरनेटिव अवेलेबल है, उसमें से हम लोग एक अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका जो दूसरे को हमने रिजेक्ट किया। जिस अल्टरनेटिव को रिजेक्ट किया ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी, उसके जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हमारे पास आने चाहिए थे, जिस अल्टरनेटिव को हमने एक्सेप्ट किया, वो उसके लिए क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। जस्ट एक एग्जांपल है, बेटा सपोज करिए हमारे पास कैपिटल है 10 लाख रुपीस, और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। बेटा इस बिजनेस की हमारी टोटल सेल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 45 लाख रुपीस, और इस बिजनेस की हमारी टोटल कॉस्ट 44,70,000 रुपीस, यानी कि इस बिजनेस से हमें प्रॉफिट कितना हुआ? ओनली 30,000 रुपीस का। हमारे पास एक ऑप्शन है कि ये 10 लाख रुपए की कैपिटल है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? बैंक में क्या करवा दें? एफडी करवा देते हैं। तो इस बैंक की एफडी से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और एग्जांपल के रूप में ले लिया इंटरेस्ट की कॉस्ट हमारे लिए, इंटरेस्ट की वैल्यू होगी हमारे लिए 8%। तो बताओ 10 लाख पर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 80,000। अब सोचिए, बताओ बिजनेस करना हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? बोले सर बिजनेस में हमें नुकसान नजर आ रहा है। अगर ये 80,000 रुपए हमारे को इंटरेस्ट मिलता है तो बिजनेस करना हमारे लिए नुकसानदायक है, यानी कि ये जो 80,000 रुपए की मेरी एक्सपेक्टेड इनकम मैं अपने बिजनेस के लिए क्या मानूंगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानूंगा, कि भाई मुझे 80,000 रुपए इस कैपिटल से मिल सकते हैं। तो बताइए ना, बिजनेस करने से मुझे कितना लॉस हो रहा है? बोले सर 50,000 रुपए का लॉस हो रहा है। अब मुझे बताओ कि क्या वास्तव में बिजनेस में 50,000 का लॉस है? बोले नहीं सर, वास्तव में तो 30,000 का प्रॉफिट है। फिर मैं अपनी कैपिटल को कहीं और जगह यूटिलाइज करता, तो उससे मेरी जो एक्सपेक्टेड इनकम जो मुझे मिलती, वो इनकम मेरे बिजनेस के लिए क्या मानेंगे हम? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानेंगे, राइट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? इफ टू और मोर अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड यू आर सेलेक्टिंग ओनली वन, द प्रॉफिट फोरगोन ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव is to be considered as opportunity cost for the selected alternative। बेटा जो अल्टरनेटिव आपने छोड़ दी उसमें से सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव जो था, उसका जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो आपने फोरगोन किया, वो प्रॉफिट हम अपने सेलेक्टेड अल्टरनेटिव के लिए क्या मानते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और कंसीडर कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सीए और सीएस, जो भी कोर्स आप सिलेबस कर रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। एक, आप सर्विस ज्वाइन करें, दूसरा आप प्रोफेशन में आ जाए, तीसरा आप बिजनेस कर लें, और चौथा आपके पास और ऑप्शन रहेगा रेस्ट करें, घर पे करते हैं। कई सारी गर्ल्स हैं जो सीए सीएस करने के बाद भी हाउसवाइफ की लाइफ एंजॉय करती हैं, रेस्ट। बट हम लोग मान रहे हैं एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, इनकम, नेट इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। सर्विस में एक एग्जांपल के रूप में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 6 लाख रुपीस, प्रोफेशन में मैं मान के चलता हूं 4 लाख रुपीस, बिजनेस करते हैं तो सपोज 3 लाख रुपीस, और रेस्ट करते हैं तो कोई अमाउंट। अब 4 में से आपको केवल एक ही तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। सपोज आपने सर्विस को सेलेक्ट कर लिया, तो सर्विस के अलावा 3 ऑप्शन क्या थे? प्रोफेशन, बिजनेस और रेस्ट।
इस प्रोफेशन से मिलने वाली इनकम हम अपनी सर्विस के लिए क्या मानेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टिल यू आर गेनिंग 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा, यानी कि सर्विस आपको जाना चाहिए ना। सपोज आपने सर्विस नहीं किया, आपने डिसीजन लिया सर मुझे तो प्रोफेशन अपना खुद का एक ऑफिस लगाना है, वहां करेंगे। अच्छा, इस प्रोफेशन में आने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन और थे, उनमें से सबसे बेस्ट क्या था? सर्विस। इस सर्विस से मिलने वाली इनकम 6 लाख रुपए, ये आपके लिए क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि आपको शुरुआत में ऐसा फील होगा कि नहीं यार हमें तो इसमें 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, राइट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होगा? द प्रॉफिट फोरगॉन ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज टू बी कंसीडर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द सेलेक्टेड अल्टरनेटिव, राइट? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। संक कॉस्ट। बेटा संक का मतलब क्या होता है? डूबा। तो ऐसी कॉस्ट जो डूब गई है, बाढ़ में नहीं, डूब गई है यहां पर डिसीजन लेने के लिए, राइट? तो बेटा संक कॉस्ट का मतलब यहां पे क्या होगा? द कॉस्ट विच वी हैड इनकर्ड इन पास्ट। ऐसी कॉस्ट हमने पास्ट में इनकर्ड की थी एंड विच डज नॉट अफेक्ट और फ्यूचर डिसीजन, जो हमारे फ्यूचर के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करती हो, इस कॉस्ट को कहा जाता है संक कॉस्ट। बोलो सर कैसे? समझ में नहीं आया? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा सपोज करिए आपकी अपनी एक इंडस्ट्री है जिसमें आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी की मशीनरीज मैन्युफैक्चर करते हैं, और मान लेते हैं किसी एक दिन एक रिलेटिव आपके यहाँ आया और उनकी डिमांड पर आपको एक मशीनरी तैयार करनी थी, हाई टेक्नोलॉजी की मशीन जो जनरली मार्केट में सेल नहीं होती हो। उन रिलेटिव के कहने से आपने मशीन तैयार कर दी, और जब मशीनरी बनकर तैयार होनी थी और जब आपको डिलीवरी करनी थी उसके 1-2 दिन पहले ही आपको मालूम पड़ा कि अब वो रिलेटिव इस दुनिया में नहीं रहे। अब रिलेटिव थे तो आपने एडवांस भी नहीं लिया। बेटा ये जो मशीन आपने बनाई, इस मशीन की कॉस्ट आपको अब तक आई है 2 लाख रुपए की, एंड इट इज टोटली लॉस। 1 रुपया आपको रिकवर नहीं होने वाला, क्योंकि ये मार्केट में रूटीन में मशीनें नहीं चलती है। एक दिन मैं मिलने के लिए आया और आपने मेरे से बात की, बोले सर एक ऐसी मशीन हमने बनी थी रिलेटिव के लिए, पैसा भी नहीं दिया और डूब गया। मैं उस मशीन को प्रॉपर्ली देखता हूं, चेक करता हूं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मशीन मेरे लिए यूजफुल हो सकती है। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, लेकिन काम करो, इस मशीन को आपको मेरे अकॉर्डिंगली कुछ मॉडिफाई करना है, और मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको 60,000 रुपए का खर्चा इसमें और करना है, और ये मशीन मैं आपसे 1,50,000 में खरीदने के लिए तैयार हूं। सोचो ना, 2 लाख तो कॉस्ट ऑलरेडी लग गई, 60,000 खर्चा और करना है, टोटल 2,60,000 की कॉस्ट आएगी, और मैं आपसे 1,50,000 यानी यू विल गेट अ लॉस ऑफ 1,10,000। क्या करोगे? ये मशीन आप मॉडिफाई करके मुझे दोगे या नहीं दोगे? बोले सर देंगे। ये 2 लाख रुपए आपने पास्ट में इनकर्ड किए थे, ये पैसा आपका पूरा डूब चुका था, आपको सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि 60,000 रुपए का खर्चा करना है, मशीन आपकी 1,50,000 में बिक जाएगी, यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ 90,000 रुपीज। तो इनका ये जो 2 लाख रुपए आपने पास्ट में इस मशीन पर इनकर्ड किए थे, जिसका फ्यूचर के डिसीजन पर इंपैक्ट नहीं आता हो, इसी को कहा जाता है संक कॉस्ट, राइट? एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, और यह है शटडाउन कॉस्ट। बेटा एक बात बताइए, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा रेसेशन आ जाए, मंदी का दौर है, इंडस्ट्री चल नहीं रही है, प्रोडक्ट बना रहे मार्केट में बिक नहीं रहा है, बट ये पता है कि ये रेसेशन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद क्या होगा? इंडस्ट्री बहुत अच्छे से बूम पे आएगी, वापस से प्रोडक्ट बनेंगे और बिकेंगे। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि फॉर 6 मंथ्स हम अपनी इंडस्ट्री को शट डाउन करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं। तो सिर्फ ये सोच के बताओ कि 6 महीने तक इंडस्ट्री को अगर बंद कर दें, तो क्या हमें इस 6 महीने में जब इंडस्ट्री बंद है कोई खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा?
लगेगा? बताओ कौन कौन सा खर्चा लगेगा? प्लस सर एक तो रेंट लगेगा, अगर हमने रेंट पे ले रखी है, इंश्योरेंस लगेगा, एग्जैक्टली राइट, इंटरेस्ट की कॉस्ट भी लगेगी, ये भी सही है सर, मशीनों को रिपेयर भी कराना पड़ेगा, ये भी सही है सर, डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, राइट, अगर हमने गार्ड वगैरह अपॉइंट किए तो गार्ड की सैलरी भी तो पे करनी होगी, सर जो ऑफिस का स्टाफ है उस स्टाफ को भी तो सैलरी देनी पड़ेगी, यानी कि जनरली जो फिक्स नेचर के जितने भी खर्चे हैं ये सारे खर्चे तो अपने को लगने ही है। पर जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी इंडस्ट्री शटडाउन है, बंद है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी अगर हमें कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड करने पड़ते हैं तो इन्हीं एक्सपेंस को कहा जाता है शटडाउन कॉस्ट। इसके अलावा भी ध्यान रखिएगा, जब इंडस्ट्री को वापस से रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्टिंग एक्सपेंस, तो रीस्टार्ट करोगे तो वापस हवन पूजा करानी पड़ेगी, नारियल अगरबत्ती तो सब करोगे, वो सारा खर्चा जो आएगा ना, मशीनों को वापस आपको हेवी रिपेयरिंग देनी है, वो सारे खर्चे जाएंगे, ये सारे खर्चे भी किसके पार्ट माने जाएंगे? शटडाउन कॉस्ट के पार्ट माने जाएंगे, राइट। सो होप सो कि आपने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग समझने के लिए, रटने के लिए नहीं है। बेटा एग्जाम में इस चैप्टर में से डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप इस वीडियो को लगातार बार बार पढ़ें, समझें, बट जहां पे भी प्रॉब्लम्स हो मेरे से पर्सनली आप जो बात जरूर